दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आंसर देखो पर। देखिए, राजस्थान पुलिस 2020 के लिए हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चंस, जो कि आपके मॉक टेस्ट नंबर 10 है। यहाँ 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आपकी राजस्थान पुलिस 2020 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हम जो वीडियोस डाले हैं उन वीडियोस को आप एक बार ज़रूर देखें, और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको अगर जितने क्वेश्चन आते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस आते थे। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सबसे पहले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन प्रोसेसरों की सभी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है? कोऑर्डिनेट करता है, देखिए कोऑर्डिनेट करता है ये बोला गया है इसमें। तो देखिए, प्रोसेसर की सभी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने वाला कौन सा पार्ट है, हमें ये चीज़ पूछी गई है। देखिए, सीपीयू होता है। सीपीयू के अंदर जो हमारी चीज़ें होती हैं, जो हमारे जो पार्ट होते हैं सीपीयू के, वो सीपीयू के पार्ट होते हैं। एक तो होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और एक होता है आपका रजिस्टर, ठीक है, जिसको हम मेमोरी बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, हम बात कर रहे हैं कि यहाँ कोऑर्डिनेशन के बारे में बात हो रही है कि जो प्रोसेसर है उसकी सभी कार्य, जो भी वो गतिविधि कर रहा है, उसको कोऑर्डिनेट इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ में कौन करता है, तो वो करता है आपका कंट्रोल यूनिट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये कंट्रोल यूनिट, जो कंप्यूटर का जो है काफ़ी सीपीयू का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये सभी जो भी कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं, इनपुट आउटपुट पार्ट्स जो हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर ये नज़र रखता है, ठीक है। और उनका जो आपस में कोऑर्डिनेशन बैठाता है बिल्कुल, और उनको निर्देश देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, मेमोरी यूनिट किसका एक पार्ट है? देखिए, मेमोरी यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। मेमोरी यूनिट जो है ये सीपीयू का पार्ट है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू का पार्ट है। सीपीयू में मैंने आपको अभी बताया था सीपीयू के अंदर कौन कौन से होते हैं, मेमोरी यूनिट होता है। एक आपका होता है, आपका सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, एक आपका एएलयू होता है, और एक आपका जो मेमोरी यूनिट होता है, ठीक है। अब ये किसका पार्ट हो गया? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब मेमोरी यूनिट की बात करें तो ये स्टोरेज यूनिट है एक, ठीक है, आपको याद रखना है स्टोरेज यूनिट है। और स्टोरेज यूनिट है, इसकी जो इकाई के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे छोटी यूनिट के बारे में बात करें तो सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है बाइट। सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है। अब वैसे आप ये सोचेंगे कि बाइट का भी छोटा रूप होता है, वो चीज़ अलग है, लेकिन हम यहाँ जो बात कर रहे हैं मेमोरी यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, तो बाइट से इसको यूज नापते हैं, सबसे छोटी इकाई है ये, ठीक है। ऐसे तो निबल भी होता है, ठीक है, जिसमें निबल के अंदर क्या होता है, 4 बिट होते हैं। तो सबसे छोटी इकाई जो है, हम जो नॉर्मली मेमोरी में जो हम मेमोरी यूनिट के अंदर देखते हैं वो होती है बाइट, ठीक है। और सबसे बड़ी होती है टेराबाइट। तो आपको ये याद रखना है, टेराबाइट ये होती है सबसे बड़ी यूनिट। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। मेमोरी के बारे में बात करें तो मेमोरी होती है आपकी दो तरीके की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी में आपको पता होगा, प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम आते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपकी हार्ड डिस्क है, ठीक है, हार्ड डिस्क हो गई आपकी, और आपके सी डी रोम हो गया, सी डी हो गई आपकी, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको बोलते हैं, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क हो गई आपकी, डीवीडी हो गई, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क हो गई आपकी। ये सारी की सारी जो है ये सेकंड आपकी मेमोरी में आती है। तो हम सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आते हैं, प्राइमरी में रैम और रोम आती है। तो हमारा क्वेश्चन था मेमोरी यूनिट किसका एक पार्ट है, वो पार्ट है सेंट्रल यूनिट का पार्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू जिसको हम बोलते हैं। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि, देखिए वोलेटाइल का अर्थ हम बता देते हैं आपको कि वोलेटाइल मतलब क्या होता है। वोलेटाइल मतलब होता है नाशवान, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं नाशवान। अब यहाँ जो हम बात कर रहे हैं रैम के बारे में बात कर रहे हैं। रैम का मतलब क्या है, आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये जो मेमोरी होती है ये आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब भी इस मेमोरी को यूज़ करते हैं तो ये मेमोरी क्या करती है, ये मेमोरी, आप जब करंट इसमें होगा तो इसकी मेमोरी क्या रहेगी, सेव रहेगी। लेकिन जैसे ही करंट चला जाएगा तो ये मेमोरी क्या हो जाएगी, इसमें से जो भी इसने डेटा जो भी इसमें होगा वो सारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा।
आपको ये चीज़ याद रखनी है, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब हो गया अस्थायी रूप से इसके अंदर डेटा स्टोर होता है, लेकिन लाइट जाने के बाद में वो डेटा क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है, रिमूव हो जाता है। स्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप में है। जब बिजली बंद की जाए तो स्टोर की जाती है, सीपीयू डिवाइस बंद की जाए तो स्टोर की जाती है। तो यहाँ हम अगर बात करें तो इसका है स्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ये वोलेटाइल का मतलब पूछ रहा है, वोलेटाइल मानी जाती है जिसका अर्थ है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। एक चीज़ आपको ये मैं बता देता हूँ इसके अंदर कि ये जो मेमोरी होती है रैम, रैम मेमोरी क्या है आपकी, एक तो इसकी सेमीकंडक्टर और फ्लिप फ्लॉप से बनी हुई होती है। सेमीकंडक्टर आपको याद रखना, कई बार पूछा हुआ है, सेमीकंडक्टर और फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप से बनी हुई होती है, ये आपको याद रखना है। और इसके टाइप जो होते हैं, रैम के टाइप होता है, एक होता है एस रैम, जो स्टैटिक रैम बोलते हैं इसको, ठीक है, एक तो ये टाइप होता है। दूसरा होता है टाइप डी रैम, ये होता है डायनेमिक रैम होता है, ठीक है। तीसरी होती है आपकी, ये क्या है, डायनेमिक रैम होती है, और एक होती है एस डी रैम, ठीक है, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम होती है, ठीक है, ये। और एक होती है, अभी ये चौथी जो है ये एनवी रैम, ठीक है, एनवी रैम ये होती है, ठीक है, एनवी रैम होती है, नॉन वोल्टाइल रैम होती है, इसको एनवी रैम बोलते हैं। अब ये देखिए, इसमें आपके एनवी रैम जो है, मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एनवी रैम का एक क्वेश्चन बनता है कि रैम की कौन सी ऐसी रैम है, कौन सा ऐसा टाइप है जो कि नॉन वोल्टाइल होता है, ठीक है, जो कि नॉन वोल्टाइल होता है। तो कौन सी हो गई, नॉन वोल्टाइल रैम होती है, जिसमें क्या होता है, इसके अंदर डेटा स्टोर रहता है, लेकिन लाइट के जाने के बाद में ये डेटा रिमूव नहीं होता है। और ये हार्ड डिस्क के रूप में भी यूज में लिया जाता है इसको, ये काफ़ी महंगी मेमोरी होती है, और ये नेटवर्क डिवाइस में इसको हार्ड डिस्क के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेशों को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है। देखिए, सीधे सम्मिलित के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, कोई भी प्रोग्राम हो उनके अनुदेशों को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है प्रोसेसर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रोसेसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सामान्य रूप से काम में आने वाले स्टोरेज डिवाइस है। देखिए, जो सर्वाधिक सामान्य रूप से काम में आने वाले स्टोरेज डिवाइस होते हैं फ्लैश मेमोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फ्लैश मेमोरी क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है ये, ठीक है, इसको ये रिमूव नहीं होती है। और पहली बार इसको जो बनाया गया था, ये बनाया गया था फूजियो फूजियो और मसुकुआ, ठीक है, मसुओ का। तो इन्होंने बनाया था मसुओ का। ये 1984 में जो ये क्या है, 1980 से लगे हुए थे, 1980 से ये लगे हुए थे, और ये टोशिबा में रहते हुए 1984 में इसको लॉन्च किया था फूजियो मसुओका ने, है ना। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, बाजार में इन्होंने उपलब्ध कराया था, और टोशिबा कंपनी थी जिसने बाजार में इसको उपलब्ध कराया था सबसे पहले। फिर उसके बाद में इसको आईबीएम ने भी बना दिया। ये इंटीग्रेटेड सर्किट से होती है मेमोरी, इंटीग्रेटेड सर्किट मेमोरी होती है। और ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस, इसमें कंटिन्यूस अपने को करंट की ज़रूरत नहीं होती है, लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आपकी करंट जो कंटिन्यूस आप लाइट दें तो उसके बाद में डेटा स्टोर रहेगा, लाइट जाने के बाद में क्या हो, डेटा रिमूव हो जाए, जैसा कि हमारी रैम के अंदर होता है, ऐसा नहीं होता है इसके अंदर। तो इसीलिए फ्लैश मेमोरी ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी में भी आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। और इसके जो अगर टाइप के बारे में अगर आपसे पूछता है, फ्लैश मेमोरी के दो टाइप होते हैं, एक तो नैंड और एक होता है आपका नॉर, ठीक है। नैंड क्या है, फास्ट है, ये थोड़ी स्लो होती है, इसके नॉर नॉर, ठीक है, किसकी अपेक्षा में, ये नैंड की अपेक्षा में। और इसमें क्या हाई डेटा डेंसिटी होती है इसकी, और हाई स्पीड होती है नैंड की। तो आपको ये चीज़ याद रखनी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, एक कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड का मापन किया जाता है। देखिए, कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड के बारे में बात करें तो ये कंप्यूटर की जो क्लॉक स्पीड है, इसका जो मापन किया जाता है वो मेगा हर्ट्ज एवं गीगा हर्ट्ज में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी, ये कंप्यूटर के अंदर एक घड़ी होती है, घड़ी की तरीके से कार्य करती है, जो कि क्या करती है, ये जो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर द्वारा जो निष्पादित किए जा रहे हैं कार्य, ठीक है, उनकी निर्देशों की दर को नियंत्रित करती है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, प्रोसेस की स्पीड को मेंटेन करती है ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका अगर जो सूचक के बारे में बात करें तो इसकी क्या होती है, क्लॉक साइकिल पर सेकंड होता है, ठीक है, क्लॉक साइकिल पर सेकंड, ये इसकी मापक है, मापन का है इसका। और अगर हम इसको एसआई पद्धति में देखें तो एसआई पद्धति में मेगा हर्ट्ज है, ठीक है।
हर्ट्ज बोलते हैं वैसे तो इसको, लेकिन अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं क्लॉक स्पीड वो मेगा हर्ट्ज में यूज़ कर रहे हैं, और दूसरा या फिर हम क्या करते हैं गीगा हर्ट्ज में इसको यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को कहते हैं। देखिए कोई भी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई अगर आप करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एड्रेस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन एड्रेस, क्योंकि जब भी आप कोई भी जो कोई भी डॉक्यूमेंट है आप उसको अगर लोकेट करेंगे, उसको ढूंढेंगे, तो आप उसके एड्रेस पे ही जाएंगे। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसका एड्रेस जरूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, किसी वस्तु के बारे में किसी जानकारी को क्या कहा जाता है। देखिए किसी भी कोई वस्तु हो, जैसे मान के चलते हैं मैंने कोई एक मैंने एक फाइल तैयार करी और उस फाइल के अंदर किसी वस्तु की जानकारी हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेटा बोलेंगे। उस वस्तु की पूरी जानकारी हमारे पास में, तो वो डेटा हो गया। जैसे हमारी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो क्या कहलाती है, डेटा कहलाती है। तो वो डेटा जैसे आपने देखा होगा अखबार में भी आती है कि डेटा चोरी हो गया, डेटा को बेचा जा रहा है, तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होती है, सूचनाएं जो होती हैं, उनको हम क्या करते हैं, बेच दिया, तो वो इन्फॉर्मेशन क्या कहती है, डेटा कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है, जिसका अर्थ है कि यह किससे बनी होती है। देखिए कंप्यूटर की जो सूचनाएं डिजिटल होती हैं, तो डिजिटल का मतलब क्या होता है, डिजिट से बनी हुई जो सूचना है। ठीक है, डिजिट से बनी हुई जो सूचना है। अब डिजिट क्या है, 0 1 है अपने पास में, तो इनसी बनी हुई होती है सूचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न दे रखा है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट व स्टोरेज को सम्मिलित रूप से कहते हैं। देखिए इनपुट प्रोसेसिंग है, इनपुट अलग है, प्रोसेसिंग है अलग से, और आउटपुट है और स्टोरेज है। तो ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस होती है, प्रोसेसिंग आपकी प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट डिवाइस होती है, स्टोरेज आपकी मेमोरी होती है। अब ये जो सभी मिलकर जो बनती हैं, ये बनती है सिस्टम यूनिट बनाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सिस्टम यूनिट कहते हैं इनको सबको। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, रोम निम्न में से किसका उदाहरण है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, वोलेटाइल मेमोरी, कैश मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी। देखिए रोम के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। रोम जो है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब नॉन वोलेटाइल मेमोरी आपको पता है, जैसे मैंने बताया था वोलेटाइल के बारे में, कि वोलेटाइल का मतलब होता है नाशवान, और ये जो नॉन वोलेटाइल होती है जो नाशवान ना हो, यानी कि ये इसके अंदर लाइट जाने के बाद में ये ऐसी मेमोरी है कि अगर इसके अंदर से लाइट चली जाए तो लाइट जाने के बाद में भी जो मेमोरी में डेटा स्टोर है वो डेटा रिमूव नहीं होता है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो अनाशवान इसको मेमोरी बोलते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि ये नाशवान मेमोरी नहीं होती है। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। अब आपको मैंने बताया था पहले पिछले वीडियोस में, आप इसको देख सकते हैं, रोम के बारे में पूरी डिटेल्स में इसके बारे में बता चुका हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, और लास्ट में जो हमने क्वेश्चन छोड़ा उस क्वेश्चन का आंसर जरूर हमें कमेंट करके बताएं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। आपको कितने क्वेश्चन आते हैं जरूर हमें कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस कौन सी है। देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन देखना पड़ेगा इसमें। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं, कीबोर्ड, डिस्क, एएलयू, माउस। देखिए कीबोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो ये तो इनपुट डिवाइस है। डिस्क के बारे में बात करें, ये सेकेंडरी डिवाइस है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। एएलयू क्या, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, जबकि माउस क्या है, माउस भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल है कहाँ भेजी जाती है। तो ये हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल, मान के चलते हैं कि आपने कोई फाइल है और उसको आपने राइट क्लिक करके, कंप्यूटर आपने माउस में राइट क्लिक करके उसको आपने डिलीट किया। अब वो डिलीट करने के बाद में वो जाएगी आपकी रिसाइकिल बिन में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। लेकिन दूसरा तरीका है, अगर आप शिफ्ट डिलीट करते हैं, ठीक है, शिफ्ट डिलीट करते हैं, तो शिफ्ट डिलीट का अगर बटन दबाते हैं तो ये जो है परमानेंट डिलीट हो जाएगी फाइल। कोई भी हार्ड डिस्क से जो फाइल होगी वो परमानेंट डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो रिसाइकिल बिन में कब जाती है, जब आप उसको माउस से राइट क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन जो भी फाइल है उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, वहां से आप डिलीट करेंगे तो वो फाइल जाएगी आपकी रिसाइकिल बिन में। या फिर आप फाइल को सेलेक्ट करके डिलीट का ऑप्शन दबाएंगे तो सीधा आपका क्या हो जाएगा, डिलीट का ऑप्शन दबाने के बाद में आपकी वो फाइल कहाँ जाएगी, रिसाइकिल बिन के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा प्रिंटर बाकी सभी से तेज है। देखिए यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, प्रिंटर के बारे में बात करें, टाइपराइटर बहुत स्लो होता है, इंकजेट प्रिंटर भी आपका क्या होता है, आपका ये तेज होता है, डॉट मैट्रिक्स और डेजी
ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है और डॉट डेजी व्हील प्रिंटर, ये भी आपके स्लो होता है, जबकि इंकजेट जो प्रिंटर होता है ये काफ़ी फास्ट होता है, क्योंकि इसकी अगर बात करें तो इसके 300 डॉट्स पर इंच, ठीक है, इसकी छपाई होती है, 300 डॉट्स पर इंच होती है। और ये क्या करता है, ये क्या करता है, जो शाई होती है उसकी फुहार से, ये इसके अंदर ये फुहार से प्रिंट करता है, ठीक है। वहाँ पर ये डॉटेड्स के थ्रू प्रिंट करता है फुहार से डेटा को, जो भी आपका कागज पे नोजल की सहायता से फुहार, कागज पर फुहार देता है, शाई की बूंदों को छिड़कता है, ठीक है, और उसी से क्या करता है, कैरेक्टर व ग्राफिक्स प्रिंट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। लेकिन इसके बारे में एक चीज़ और है, इंकजेट प्रिंटर की एक कमी है। कमी मैं आपको बता देता हूँ कि कमी क्या हो सकती है। इसके अंदर क्या है, इंक क्लॉगिंग, इंक क्लॉगिंग हो जाती है। देखिए इंक क्लॉगिंग है क्या चीज़, इसका जो नोजल होता है उस पर क्या होती है, प्रिंट हेड जिसको बोलते हैं, प्रिंट हेड जिसको बोलते हैं, उस प्रिंट हेड पर क्या होती है, इंक जमना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप उसको यूज नहीं करते हैं तो इसकी शाई जम जाती है, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क के द्वारा होता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, आपको देखना है इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस के द्वारा, इनपुट के द्वारा, आउटपुट के द्वारा, सीपीयू द्वारा। देखिए इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस के द्वारा ही मानव का संपर्क होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो भी कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क जो होगा वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस के द्वारा ही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, सी यू, ए एल यू, सी यू बाई ए एल यू और हार्ड डिस्क। देखिए हार्ड डिस्क के बारे में बात करें तो ये क्या है, इसका सीपीयू का भाग नहीं होता है। हार्ड डिस्क क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, जबकि प्राइमरी मेमोरी वगैरह की बात करें, रजिस्टर वगैरह जो होते हैं वो सीपीयू का भाग होता है। तो सीपीयू के भाग कौन कौन से होते हैं, मैंने शुरुआत में बताया था, कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है और मेमोरी यूनिट होता है। मेमोरी यूनिट में रजिस्टर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा भाग नहीं है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा प्राइमरी मेमोरी का भाग है। प्राइमरी मेमोरी की बात करें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये अलग चीज़ है, रीड ओनली मेमोरी, हार्ड डिस्क और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। देखिए हार्ड डिस्क और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो है, डीवीडी जिसको हम बोलते हैं, ये तो क्या होगी, सेकेंडरी मेमोरी, ये तो दोनों सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है, आपको याद रखना है। रीड ओनली मेमोरी जिसको हम बोलते हैं रोम, ये रोम जो होती है ये क्या होती है, आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, उस यूनिट को क्या कहते हैं जो इनपुट को आउटपुट में बदलता है। देखिए इनपुट को आउटपुट में बदलने वाली जो चीज़ें हैं उसके बारे में बात हो रही है। देखिए इनपुट आपने दिया, ठीक है, तो सीपीयू क्या करेगा, उसकी प्रोसेसिंग करेगा। सीपीयू में आपका कंप्यूटर जो सेंटर यूनिट होगा, सेंटर, ठीक है, कंट्रोल यूनिट होगा, और कंट्रोल यूनिट होगा, और उसके बाद में आपका एएलयू होगा, वो लॉजिकल यूनिट होगी, ठीक है, फिर उसके बाद रजिस्टर हैं आपके पास में। तो वो सारी चीज़ें, वो यूनिट जो इनपुट और आउटपुट में बदलता है, इनपुट को आउटपुट में बदलेगा, वो कौन बदलेगा, सीपीयू बदलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, स्थायी इकाई को कंप्यूटर में कहा जाता है। स्थायी इकाई को कंप्यूटर में कहा जाता है, स्थायी इकाई मतलब आपकी मेमोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। मेमोरी को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर में कहा जाता है, स्थायी इकाई कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सूचना तुरंत उपलब्ध होती है। देखिए सूचना तुरंत उपलब्ध होने की बात कर रहे हैं, तो सूचना जो तुरंत उपलब्ध होती है वो रैम के अंदर होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत भंग होने पर जो मेमोरी समाप्त हो जाती है वो कहलाती है, क्या कहलाती है, विद्युत भंग होने पर। मैंने आपको बताया था, अगर कंप्यूटर में लाइट चली जाती है तो रैम के अंदर से क्या होगी, रैम क्या है आपकी, वोल्टाइल मेमोरी है। तो रैम क्या है, वोल्टाइल मेमोरी, रोम क्या है आपकी, नॉन वोल्टाइल मेमोरी। तो रैम में से क्या होगा, आपकी जो डेटा होगा स्टोर वो सारा उड़ जाएगा, क्योंकि वो अस्थायी रूप से स्टोर किया गया है। तो उस मेमोरी को हम क्या कहते हैं, वोल्टाइल मेमोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। वोल्टाइल का मतलब क्या होता है, नाशवान मेमोरी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। देखिए कंप्यूटर की भौतिक बनावट जो है वो क्या कहलाती है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब है कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमन वेयर, इनमें से कोई नहीं। हार्डवेयर जो होता है वो कंप्यूटर की भौतिक बनावट को शो करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, कंट्रोल प्लस ई का उपयोग किस लिए किया जाता है। देखिए कंट्रोल प्लस ई का जो उपयोग किया जाता है वो क्या करते हैं, जब हम डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं और वहाँ पर हमने कोई पैराग्राफ को सेलेक्ट कर रखा है और कंट्रोल प्लस ई करेंगे तो उसका सेंटर अलाइनमेंट देखा जाएगा, ठीक है, वो सेंटर अलाइनमेंट में उसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सेंटर अलाइन द
सेलेक्टेड पैराग्राफ, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। देखिए सबसे पहली बात तो मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात कर देता हूँ। ये क्वेश्चन आपको बहुत जगह मिल जाएगा और इसका आंसर भी बहुत जगह आपको गलत मिलेगा, पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज, इसका आंसर जो बताया गया है वो कैचे मेमोरी बताया गया बहुत सी किताब के अंदर, लेकिन मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर क्या होगा, फ्लैश मेमोरी। इसका आंसर जो है वो होता है फ्लैश मेमोरी, तो आप कंफ्यूज ना हो। फ्लैश मेमोरी का यूज किया जाता है। कैच मेमोरी काफी महंगी होती है। कैच मेमोरी के 3 टाइप होते हैं, L1, L2 और L3, ठीक है। ये चीज आपको पता होगी कैच मेमोरी क्या चीज होती है, ठीक है। L1, L2 और L3 ये मेमोरी अलग होती है। इनकी जो अलग अलग तरीके से इनको बांटा गया है। मैंने कैच मेमोरी के बारे में जो लास्ट वीडियोस जो मैंने डाले हैं उनके अंदर कैच मेमोरी के बारे में मैंने आपको बताया कि L1, L2 और L3 इनकी अलग अलग स्टोरेज इनकी क्षमता होती है। दूसरा, फ्लैश मेमोरी की बात करते हैं। फ्लैश मेमोरी का मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था, फ्लैश मेमोरी कब बनी, किसने बनाई और ये क्या होती है, ठीक है। ये अभी मैंने शुरुआत में बताया इसको वीडियो के अंदर। और इसके अंदर जो मैंने आपको, देखिए कैश मेमोरी के बारे में बात करते हैं तो ये सीपीयू और रैम के बीच की मेमोरी होती है, ठीक है। रैम के बीच की मेमोरी होती है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और रैम रैंडम एक्सेस यूनिट, ठीक है। मेमोरी जो होती है इनके बीच की यूनिट होती है और ये क्या करती है, ये डेटा को काफी तेज, यहाँ बीच में लगी हुई है कैश मेमोरी। तो ये सीपीयू क्या है, सीपीयू से मेन मेमोरी में बहुत तेज गति से कैश मेमोरी क्या करती है, डेटा को स्थानांतरित करने का काम करती है। कैश मेमोरी का इतना ही काम होता है, डेटा स्टोर करने का काम नहीं होता, ये डेटा स्थानांतरण का काम करती है कैश मेमोरी। तो इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, फ्लैश मेमोरी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक एएलयू एक समय में कितने बिट डेटा को डिकोड करती है। देखिए एएलयू का मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। ये एक समय में कितने बिट डेटा को डिकोड करती है, ये करती है 32 बिट डेटा को, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। 32 बिट डेटा को ये क्या करती है, ये डिकोड करने का कार्य करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए छोड़ा हुआ है हमने, इसका आंसर आपको बताना है। एमएस एक्सेल में रिमाइंडर को कैलकुलेट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, ये आपको आंसर बताना है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है इंट और फिर यहाँ पर ये ब्रैकेट बने हुए हैं फैक्ट, फिर इंटर, ये ब्रैकेट बने हुए हैं, सी ऑप्शन में मोड, फिर ब्रैकेट बने हुए हैं डिवीजन, फिर ब्रैकेट बने हुए हैं। ये आपको आंसर हमें बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और कितने क्वेश्चन आपको आते थे वीडियो में से तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। तो इसको शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारे अपडेट वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे, ताकि आपको हम असुविधा ना हो कोई। तो धन्यवाद दोस्तों।